एवरीवन वेलकम टू कलाम कानून। तो आज हम लोग अपने बेयर एक्ट सीरीज़ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के थर्ड क्लास में हैं। तो आज हम लोग चैप्टर 2 देखेंगे, पर चैप्टर 2 देखने से पहले कल के वीडियो में ना एक डेफिनेशन छूट गया था रेलेवेंट का, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। रेलेवेंट क्या होता है? तो रेलेवेंट जो है कि वो फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर when it is so connected with the other fact। relevant का मतलब क्या होता है? एक फैक्ट जो दूसरे फैक्ट से इस तरीके से कनेक्टेड है, बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, तो वो फैक्ट भी रेलेवेंट हो जाता है। तो आई होप ये डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चैप्टर 2 रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट की तरफ चलेंगे। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट क्या होता है? इसमें सबसे पहला जो सेक्शन है ना, वो सेक्शन 3 है, जो ये कहता है कि एविडेंस हमेशा दो ही कंडीशन में दे सकते हैं। किस किस कंडीशन में? तो हमारा जो एविडेंस है वो सिर्फ दो कंडीशन में देंगे, या तो वो फैक्ट इन इशू होना चाहिए, नॉर माई राइटिंग, फैक्ट इन इशू, एंड दूसरा रेलेवेंट फैक्ट होना चाहिए। ओके, तो ये दो केस में हमेशा एविडेंस देंगे कोर्ट में। या फैक्ट एंड इशू क्या हो गया? कोई भी डिस्प्यूटेड फैक्ट है जिस पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है, और रेलेवेंट फैक्ट की वो फैक्ट एंड इशू से कनेक्टेड होना चाहिए, ऐसा फैक्ट की उससे साथ वो कनेक्टेड है। इसका डेफिनेशन जब पढ़िएगा ना आप लोग, तो इसमें एक वर्ड है यहाँ पर, हेयर एंड आफ्टर। तो हेयर एंड आफ्टर का क्या मतलब होता है? हेयर एंड आफ्टर का मतलब इस सेक्शंस के बाद, मतलब कि यहाँ पर ये कह रहे हैं डेफिनेशंस में कि एविडेंस जो है वो हमेशा फैक्ट एंड इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट्स में देगा। तो इसके बाद के जो सेक्शंस है इसमें ये बताया है कि कौन सा फैक्ट जो है वो रेलेवेंट है और कौन सा फैक्ट रेलेवेंट नहीं है, मतलब रेलेवेंट फैक्ट्स के बारे में बताया गया। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन कहता है सिविल प्रोसीड्योर के बारे में, कि अगर कोई भी प्रोसीड्योर, सिविल प्रोसीड्योर किसी पर्सन को ना डिसेबल कर देता है, नो बोल देता है एविडेंस देने से, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन को बोल दिया कि आप एविडेंस नहीं दे सकते हो, डिसेबल कर दिया, डिसएंटाइटल कर दिया, तो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम उसको अलाउ नहीं करवा सकता है। मतलब एविडेंस एक्ट जो है वो ओवरराइड नहीं करेगा प्रोसीड्यूर लॉ को। इतना क्लियर हो गया? तो अब हम लोग इसके इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। तो इलस्ट्रेशंस क्या कहता है? इलस्ट्रेशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में डायरेक्ट इलस्ट्रेशन पूछा जाता है और डायरेक्टली आ जाता है। जो यहाँ इलस्ट्रेशन दिया है वही जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं ना, वो इलस्ट्रेशन से ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसलिए इलस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हम हर सेक्शन का एक एक इलस्ट्रेशन आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आपको उसको पूरा पढ़ के जाना है। एक बार आप रीड कर लेना सारे इलस्ट्रेशन को। इलस्ट्रेशन क्या कहता है? ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम विद अ क्लब विद इंटेंशन ऑफ काउजिंग हिज डेथ। मतलब ए जो है उसने बी को मारा, मार मार के क्लब से, डंडे से, ठीक है। उसका इंटेंशन था उसको डेथ करने का उसका। तो यहाँ पर फैक्ट इन इशू क्या हो जाएगा? यहाँ पर फैक्ट इन इशू था कि क्वेश्चन कहाँ अराइज कर रहा है कि क्या ए ने बी को क्लब से मारा? हाँ मारा। तो क्या ए ने बी को डेथ काउज किया मार मार के? क्या ए का इंटेंशन था बी का डेथ काउज करने का? तो ये सारा फैक्ट जो है वो रेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि ये सारा फैक्ट जो है वो फैक्ट इन इशू से रेलेवेंट है, मतलब कनेक्टेड है। तो ये समझ आ गया आप लोगों को? अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलेंगे, और सेक्शन 4 एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि यहाँ से एक डॉक्ट्रिन भी अराइज होता है। सेक्शन 4 जो है ना, वो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन का बात करता है। मतलब ऐसे फैक्ट, पहले कोई भी फैक्ट नॉर्मल है, वो रेलेवेंट फैक्ट बनेगा तभी उस पर एविडेंस दे सकते हैं। तो ऐसा फैक्ट जो कि कनेक्टेड है फैक्ट एंड इशू से और रेलेवेंट फैक्ट से, और वो सेम ट्रांजेक्शन के पार्ट, ये सेम ट्रांजेक्शन इस सेक्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट बन रहा है, ठीक है, चाहे वो सेम टाइम या प्लेस पे हो या फिर डिफरेंट टाइम ऑफ प्लेस पे हो। मतलब कि एक ही घटना के आसपास जो बातें हुई, चाहे वो अलग जगह पे हो, जगह या टाइम पे हुई हो, अगर वो एक इंसिडेंट से जुड़ी हुई है तो उन्हें भी कोर्ट में प्रूफ किया जा सकता है। और इसी डॉक्ट्रिन को ना डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेस्चे कहते हैं। कौन सा डॉक्ट्रिन कहते हैं? रेस गेस्चे। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेस्चे। इसका इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो और अच्छे से हम लोग को ये क्लियर हो जाएगा। ए इज़ अक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम। ए जो है अक्यूज़ है बी के मर्डर का, उसे मारा है,
बीट करेंगे, बीटिंग मतलब उसे मार मार के डंडे से या किसी भी चीज़ से। वॉट एवर सेड और डन बाई ए और बी और बाई स्टैंडर्ड्स एट द टाइम ऑफ बीटिंग। बाई स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया, जो वहाँ के आसपास लोग खड़े होंगे ना, तो जो कुछ भी मारते वक्त ए ने कहा, बी ने कहा, या बाई स्टैंडर्ड जो आसपास के लोग खड़े थे उसने कहा, वो सब कुछ एक ही फॉर्म में, मतलब एक ही ट्रांजेक्शन में हो रहा है, तो वो सारे फैक्ट जो इन सारे लोगों ने कहा ना, ये सारा रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। तो ये सेक्शन कंप्लीट होता है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया, रेस्ट कैसे समझ आ गया, क्योंकि आपसे डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा सेक्शन है जो रेस्ट कैसे है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट कैसे कौन से सेक्शंस में है, तो सेक्शन 4 है। तो यहाँ पे जो अगर ट्रिक है इस सेक्शन को याद रखने का, सेम ट्रांजेक्शन आपको याद रखना है। वैसे फैक्ट जो सेम ट्रांजेक्शन में के अंदर आ रहे हैं, उस सेम कोर्स ऑफ एक्शन में हो रहे हैं, तो वो सारा कुछ भी रेलेवेंट फैक्ट होता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि है सेक्शन 5। और सेक्शन 5 क्या कहता है, इसके बाकी के इलस्ट्रेशन आप लोग कर लेना, ओके, एक बार रीड कर लेना एटलीस्ट, बाकी सारा सिंपल ही है। फैक्ट विच आर ओकेजन, काउज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू और अ रिलेवेंट फैक्ट। यहाँ भी 3 वर्ड ध्यान देना है, ओकेजन, काउज एंड इफेक्ट। ऐसे फैक्ट जो कि उसका ओकेजन, काउज या फिर इफेक्ट इमीडिएटली हो या अदरवाइज रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू से रिलेटेड है, मतलब कि किसी काम के होने की वजह उसका ओकेजन हो गया या उसके बाद का क्या असर पड़ा, क्या इफ़ेक्ट हुआ, ये सारे फैक्ट भी रेलेवेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग इलस्ट्रेशन देखते हैं ताकि हम लोग को अच्छे से समझ आए। यहाँ पे वेदर अ क्वेश्चन क्या है, वेदर ए रॉब्ड बी। इसमें ये जो है ना, वेदर ए रॉब्ड बी, ये क्या है, ये है फैक्ट इन इशू, इन इशू। ठीक है, वेदर ए रॉब भी फैक्ट इन इशू हो गया। अब ये भी बात है कि रॉबरी से पहले बी जो है ना, वो मेले में गया था, फेयर में गया था और मनी दिखा रहा था, मतलब यहाँ पे लिखा है कि उसने शो किया, उसके पास मनी था, गड्डी था, एक मान लेते हैं नोटों की गड्डी था, वो मेला में गया और वो ऐसे शो कर रहा है कि आई हैव दिस मनी, तो अब उस थर्ड पर्सन को दिखा रहा है, तो ये फैक्ट भी तो रिलेवेंट है ना। कोई जा कर के दिखा, देखो मेरे पास है पैसे, तो चोरी तो होगा फिर वहाँ से। अगर वो सिर्फ नहीं ऐसा करता तो वो फैक्ट रिलेवेंट नहीं हो जाता। अगर वो अपना मनी नहीं शो करता, तो ऐसे वो सिर्फ मेले में गया था तो वो कहीं भी तो जा सकता है, तो ये बात रिलेवेंट नहीं होता है। लेकिन उसने मेले में जा कर के शो किया अपने मनी को, तो ये फैक्ट भी हो गया रिलेवेंट फैक्ट। ओके, और नेक्स्ट सेक्शंस की तरफ चलते हैं, जो कि है सेक्शन 6। इसमें भी ये सारे सेक्शन को याद करने के लिए कीवर्ड्स को ध्यान में रखना ज़रूरी। इससे पहले के कीवर्ड्स क्या हो गए, ओकेजन, काउज एंड इफेक्ट। ऐसा कोई भी फैक्ट जो ओकेजन, काउज एंड इफेक्ट के बारे में बात कर रहा है, वो भी रेलेवेंट होगा। अब सेक्शन 6 क्या बात करता है, मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट। यहाँ पे 3 वर्ड इंपॉर्टेंट है, मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट। मोटिव क्या हो गया, किसी का क्या इंटेंशन है, ऐसे फैक्ट जो कि शो करते हैं मोटिव को, प्रिपरेशन को, कि वो कुछ करने जा रहा है, उसका प्रिपेयर कर रहा है, तो वो भी जो होते हैं वो रेलेवेंट हो जाते हैं। और सिर्फ मोटिव नहीं, कंडक्ट भी होता है। कंडक्ट का मतलब क्या होता है, एक्शन, मतलब कि ये कि कोई भी एक्शन शो कर रहा है ना कोई भी अपने काम में, तो वो भी रेलेवेंट फैक्ट होता है। तो यहाँ पर ये कहता है कि कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी, किसी भी पार्टी के, उसके एजेंट के, या फिर किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में अगर कोई भी कंडक्ट शो कर रहे हैं ना वो, कि हाँ वो कुछ करने वाला है, तो वो भी एक रेलेवेंट फैक्ट होता है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो यही कहता है कि एक मेयर स्टेटमेंट, मतलब कि सिर्फ एक स्टेटमेंट कंडक्ट नहीं होता। कोई कुछ बोल दिया तो उसको हम लोग कंडक्ट नहीं करेंगे। कंडक्ट में क्या होता है, एक मिनट, हाँ, कंडक्ट में क्या होता है कि स्टेटमेंट होना चाहिए प्लस एक्शन होना चाहिए, इक्वल टू कंडक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट प्लस एक्शन कंडक्ट होता है, सिर्फ मेयर स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, एंड सेकेंड एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलिवेंट एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम और इन अ प्रेजेंस एंड हियरिंग विच अफेक्ट सच कंडक्ट इज रेलिवेंट ऑल्सो। अगर कोई पर्सन जो किसी का कंडक्ट प्रूफ हो गया, कि किसी का एक्शन प्रूफ हो गया कि हाँ इसने तो कुछ क्राइम किया है, उसका एक्शन प्रूफ हो रहा है, तो वहाँ पे उसने जो बोला, जो स्टेटमेंट है वो भी रेलिवेंट हो जाएगा।
ठीक है, पर सिर्फ स्टेटमेंट को कंडक्ट नहीं मानेंगे। कोई किसी को धमकी दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं ना उसको सच में जान से मार दिया, उसके लिए उसको मारना पड़ेगा, बंदूक खरीद करके उसको गोली चलाना पड़ेगा, या फिर एटलीस्ट ट्राई तो करना पड़ेगा, चलाए कहीं और लग गया, तो वो सारा चीज़ हो गया कंडक्ट के अंदर। ये क्लियर है? इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं ताकि हम लोग को ये अच्छे से क्लियर हो जाए। A is tried for a murder of B. The fact that A murdered C. A ने B को मारने की कोशिश की, लेकिन फैक्ट ये भी है कि A ने B की जगह किसको मार दिया? C को मार दिया। और B को ये बात पता चल गया कि A ने C को मारा। अब B क्या है? B उससे पैसे निकलवा रहा है कि ओ ठीक है तुमने C को मारा, ये मुझे पता चल गया और ये बात मैं पब्लिक में बता दूंगा सबको। तो ये सारा कुछ क्या है? रिलेवेंट फैक्ट है। अब यहाँ से ये बात समझिए, अच्छा ए ने आखिर बी को मारने का कोशिश क्यों किया? रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि ए ने सी को मारा था, ठीक है, लेकिन बी को ये बात पता चल गया, तो बी ने उससे पैसे निकलवाने लगे कि हाँ भाई तुम्हारा, तो अब मैं सबको बता दूंगा कि तुमने सी को मारा। तो अब इसलिए ए ने बी को मारा होगा, ये एक रिलेवेंट जुड़ रहा है सब आपस में। ये क्या दिखा रहा है? ये मोटिव दिखा रहा है कि हाँ क्यों मारने का कोशिश करे, क्या मोटिव है उसको मारने का। तो ये क्लियर हुआ। इसमें हम लोग एक बार कंडक्ट के भी देख लेते हैं कि क्या कंडक्ट के इलस्ट्रेशन है। तो कंडक्ट का जो इलस्ट्रेशन है वो F नंबर पे, आप F नंबर पे आइएगा। यहाँ पे ये कहता है कि यहाँ पे फैक्ट इन इशू ये है कि वेदर ए रॉब्ड बी, क्या ए ने बी के साथ रॉबरी किया। फैक्ट ये है कि आफ्टर बी वॉज रॉब्ड, जब बी जो था वो उसके साथ रॉबरी हो गई, तो सी ने, सी एक अलग पर्सन, उसने ए के प्रेजेंस में कहा कि चलो पुलिस आ रही है, वो उसको ढूंढेगी जिसने रॉबरी किया। और ये सुनते ही ए वहाँ से भाग गया। अब वो क्यों भाग गया? कोई गलत काम करेगा ही नहीं, तो ये सुन के कि पुलिस आ रहा है वो क्यों भागेगा? इसका मतलब उसने कुछ तो गलत किया है ना, तो ये वो वहाँ से भागा। ये बात भी तो रेलेवेंट हो गई, सोचने वाली हो गई कि हाँ तो कुछ तो मामला है यहाँ पर। तो ये क्लियर हो गया। तो ये यहाँ तक आपको सेक्शन समझ आया। तो हम लोग अब नेक्स्ट सेक्शन में इसका जो कीवर्ड्स है वो क्या हो जाएगा इस सेक्शन का? मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट। इस तरीके से हम लोग याद करेंगे बेयर एक्ट के, तो हम लोग को सेक्शंस के साथ क्या है उसके अंदर का वो अच्छे से याद रहेगा। अब हम लोग इसके नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, सेक्शन 7 में एक्चुअली। सेक्शन 7 क्या कहता है? इसके भी कुछ कीवर्ड्स हैं। ऐसे फैक्ट जो कि नेसेसरी टू एक्सप्लेन एंड इंट्रोड्यूस हैं, ठीक है, ऐसे फैक्ट जो बहुत नेसेसरी है कि उसको एक्सप्लेन किया जाए या इंट्रोड्यूस किया जाए फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट को, तो वो सारे भी रेलेवेंट हो जाते हैं। इसमें कुछ चीज़ें ध्यान देने, ऐसे फैक्ट जो कि रेलेवेंट हो, ऐसे फैक्ट जो कि नेसेसरी हो एक्सप्लेन करने के, इंट्रोड्यूस करने के लिए, और दूसरा टू सपोर्ट और रिब्यूट एंड इन्फेरेंस। सपोर्ट एंड रिब्यूट एंड इन्फ्योरेंस का क्या मतलब हो गया? रिब्यूट मतलब अगेंस्ट हो गया, ठीक है, मतलब जो कोई फैक्ट के बेसिस पे अजम्पशंस बना रहा हो और उस अजम्पशंस को सपोर्ट या अपोज करने वाला फैक्ट जो होता है ना वो भी रेलेवेंट हो जाता है। इसका मतलब यही हुआ। और फिर टू स्टैब्लिश आइडेंटिटी, या फिर ऐसे फैक्ट जो कोई आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर रहा हो, ठीक है, किसी पर्सन का आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश कर रहा हो, बता रहा हो किसी पर्सन के आइडेंटिटी के बारे में, तो वो भी रेलेवेंट हो जाएगा। या फिर ऐसे फैक्ट जो किसी फिक्स टाइम या प्लेस को बता रहे हो, ठीक है, वो भी रेलेवेंट हो जाएगा। या फिर ऐसे फैक्ट जो कि रिलेशन शो कर रहे हो पार्टीज़ के, ठीक है, कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो कोई रिलेशंस बता रहे हैं, जो भी मैटर है, जो भी फैक्ट इशू है या रिलेवेंट फैक्ट है उसके, वो सारा कुछ रेलेवेंट हो जाएगा। यहाँ पे 5 चीज़ है जो रेलेवेंट हो रहा है, जो हम लोग को याद रखना है इस तरीके से। तो बताती हूँ मैं अभी उसको इधर आप लोगों को। 5 चीज़ें क्या हैं? तो सबसे पहला तो आपको इंट्रोड्यूस एंड एक्सप्लेन, ऐसे फैक्ट जिसको नेसेसरी इंट्रोड्यूस एंड एक्सप्लेन करना। दूसरा क्या है? तो दूसरा है ऐसे फैक्ट जो सपोर्ट करे या फिर अपोज करे, ठीक है, रिब्यूट एंड अपोज अगेंस्ट, ठीक है, इनफेरेंस को, अजम्पशंस को, उसको। तीसरे क्या है इम्पॉर्टेंट है? तो तीसरा है जो आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करे। क्या करे? आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करे। एंड चौथा क्या है? टू फिक्स टाइम और प्लेस, टाइम
और प्लेस, जो ऐसे फैक्ट जो फिक्स टाइम और प्लेस बताए वो भी रिलेवेंट है। और पांचवा क्या है, जो रिलेशन शो करे, ऐसे फैक्ट जो रिलेशन शो करे। तो ये सारे फैक्ट्स रिलेवेंट फैक्ट्स होते हैं। ये क्लियर हो गया, इसका इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। द क्वेश्चन इज़, यहाँ जब भी लिखा रहेगा द क्वेश्चन इज़ वेदर करके वो फैक्ट एंड इशू होगा। वेदर अ गिवन डॉक्यूमेंट इज़ अ विल ऑफ ए, द स्टेट ऑफ ए's प्रॉपर्टी एंड ऑफ his फैमिली एट द डेट ऑफ द अलീഗ്ഡ് विल मे बी अ रिलेवेंट फैक्ट। अब ये है कि एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, वो क्या विल है, ए का वसीयत है वो या नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो जो भी ए का प्रॉपर्टी है उसके फैमिली का है, तो वो एक पर्टिकुलर डेट में ऑफ हिज द स्टेट ऑफ ए's प्रॉपर्टी एंड ऑफ हिज फैमिली एट अ डेट ऑफ अलീഗ്ഡ് विल बी अ रिलेवेंट फैक्ट। तो उसमें जो भी डेट वगैरह डाला गया है उस विल के अंदर, वो भी एक रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। ये आप लोग को क्लियर हो रहा है यहाँ तक? तो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो हम लोग फिर इसको आगे आप कमेंट कर सकते हो और हम डिस्कस इसको करेंगे, ठीक है। इसमें एक और हम लोग इलस्ट्रेशन, आपको जो इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन मुझे लग रहा है जो डायरेक्टली पूछा गया है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ए अक्यूज ऑफ थेफ्ट इज सीन टू गिव द स्टोलन प्रॉपर्टी टू बी। ए जो है उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा है, वो अक्यूज्ड है और उसको ये देखा गया कि स्टोलन प्रॉपर्टी बी को दे रहा है, ठीक है। हु इज सीन टू गिव इट टू ए's वाइफ, और बी जो है वो ए के वाइफ को दे रहा है, ठीक है, जो स्टोलन प्रॉपर्टी है। बी से ही डिलीवर्स इट, ए से यू आर टू हाइड दिस। बी ने उससे कहा कि आपको, उसकी वाइफ को कहा, ए के वाइफ को, कि आपको ये हाइड करना है। तो यहाँ पे जो बी का स्टेटमेंट है वो भी रेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सप्लेन कर रहा है ना उस चीज़ को कि आपको इस चीज़ को हाइड करना है। ये क्लियर हो रहा है, ठीक है, समझ आ गया कि यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है, इसीलिए क्योंकि सी ने ए के वाइफ को, सॉरी सी तो है ही नहीं इसमें, बी ने ए के वाइफ को एक्सप्लेन किया कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी आपको ये हाइड करना है, छुपा के रखना है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, एक्सप्लेन कर रहा है, ये रेलेवेंट स्टेटमेंट हो गया। ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शंस पे चलते हैं, जो कि है सेक्शन 8। सेक्शन 8 क्या कहता है, थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिज़ाइन। मतलब कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की यहाँ बात हो रही है। कॉन्स्पिरेटर जो है वो वही जो हम लोग BNS में पढ़ते हैं ना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेटर, उसी की बात कह रही है कि जब यहाँ पे रीजनेबल ग्राउंड है इस बात को बिलीव करने का कि 2 और मोर पर्सन हैव कंस्पायर्ड टुगेदर। किस लिए कॉन्स्पिरेसी, किस लिए होता है, कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए होता है, ठीक है। और एन एक्शनेबल रॉन्ग और एनीथिंग सेड और डन और रिटन बाय द पर्सन, मतलब उनके कॉमन इंटेंशन है, मतलब जो कॉन्स्पिरेटर है उन लोगों ने एक साथ जुड़ के कोई क्राइम करने के लिए प्लानिंग की है, उनके कॉमन इंटेंशन है। तो जो भी, अगर उसमें से कोई एक भी, ठीक है, इंटेंशन वॉज, यहाँ पे क्या लिखा है, इंटेंशन वॉज फोर्स इंटरटेन बाय एनी वन ऑफ देम, चाहे सबने नहीं किया हो पर उसमें से एक ने भी कुछ इंटेंशन शो किया हो, तो वो रिलेवेंट फैक्ट बन जाएगा उन सारे पर्सन के अगेंस्ट। मतलब कॉन्स्पिरेसी में 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होते हैं, तो अगर उसमें से एक ने भी कोई इंटेंशन शो किया, कोई ऐसा काम किया, कोई ऐसा प्रिपरेशन किया, जैसे एक ने बोला, एक ने जाके गन खरीद लिया, चारों को मिल के मर्डर करना, तो 4 आदमी थे, तो एक ने जो खरीदा वो उस चारों के अगेंस्ट यूज़ होगा, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है, समझ आया कॉन्स्पिरेटर का केस। अब इसमें एक इलस्ट्रेशन देखते हैं ताकि ये अच्छे से समझ आ जाए। रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट फॉर बिलीविंग दैट ए हैज़ जॉइंड इन अ कॉन्स्पिरेसी टू वेज वार अगेंस्ट द स्टेट। यहाँ पे रीजनेबल ग्राउंड है कि ये बिलीव किया जाए कि ए ने कॉन्स्पिरेसी ज्वाइन किया वेजिंग वॉर के स्टेट के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये फैक्ट है कि दैट बी प्रोक्योर्ड आर्म इन यूरोप फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्स्पिरेसी। अब यहाँ पे बी ने क्या किया, अपने आर्मी बनाना शुरू कर दिया यूरोप में। सी कलेक्टेड मनी इन कोलकाता फॉर लाइक द ऑब्जेक्ट्स क्या, गन वगैरह, वेपन्स के लिए उसने कुछ मनी कलेक्टेड किया। और डी परसुएडेड पर्सन टू जॉइन द कॉन्स्पिरेसी इन मुंबई। मतलब ये सब कुछ अलग अलग जगह होता है, एक यूरोप में, एक कोलकाता में, एक मुंबई में, पर ये सारा कुछ
जब हो रहा है तो अगर एक का भी कुछ पकड़ाया ना तो ये सबके अगेंस्ट यूज़ होगा। ये पूरा इलस्ट्रेशन यही कहता है कि इसमें सारा कुछ एक के अगेंस्ट भी अगर हो रहा है, कोई एक भी कर रहा है, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी है ना, सब इन्वॉल्व है इसमें, इसीलिए वो जो फैक्ट्स है वो सारे रिलेवेंट हो जाएंगे उन सब के अगेंस्ट में। इतना क्लियर है? तो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं जो कि है सेक्शन 9, व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम रिलेवेंट। ऐसे फैक्ट जो ऐसे तो रिलेवेंट नहीं है लेकिन वो रिलेवेंट बन जाते हैं। तो ऐसा कब होगा? जब फैक्ट ऐसे तो रिलेवेंट नहीं है पर वो रिलेवेंट हो जाएंगे। दो ही कंडीशन है ऐसा होने का। अगर इफ़ दे आर इनकन्सिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू, वो ऐसे इनकन्सिस्टेंट है कि वो मतलब हो ही नहीं सकता ऐसा ना, इनकन्सिस्टेंट है बिल्कुल। और by themselves or in connection with the other fact, they make existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or improbable। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉसिबल ही नहीं है, बहुत हाईली प्रॉबेबल और इम्प्रॉबेबल हो जाएगा कि वो चीज़ को मानना। इसको हम लोग एग्जाम्पल देके समझाएंगे ताकि समझ आएगा। लेकिन इससे पहले आप लोग ये जानिए कि इसको ही ना, इस सेक्शन को ही हम लोग एक डॉक्ट्रिन कहते हैं, प्ली ऑफ एलिबी। क्या कहते हैं? प्ली ऑफ एलिबी। ठीक है, प्ली ऑफ एलिबी का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक टाइम पे वो पॉसिबल ही नहीं है उस फैक्ट को मानना। जैसे कि एक पर्सन ने दिल्ली में मर्डर किया, लेकिन जिस दिन उसने दिल्ली पे के केस बन रहा है कि उसने दिल्ली में मर्डर किया, उस दिन वो दिल्ली में था ही नहीं। वो कहाँ था? वो तो गैंगटॉक में था। तो दिल्ली एंड गैंगटॉक में काफ़ी दूरी है, तो पॉसिबल ही नहीं कि वो उसी दिन आ जाए और मर्डर कर दे फिर वापस चले जाए। तो ये होता है प्ली ऑफ एलिबी। मतलब कि पहले तो वो फैक्ट रिलेवेंट नहीं था पर रिलेवेंट वो बन गया। ठीक है, इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। द क्वेश्चन वेदर ए कमिटेड अ क्राइम एट चेन्नई, जैसे मैंने आपको जो एग्जांपल दिया ये वही है कि यहाँ क्वेश्चन फैक्ट इन इशू क्या है कि क्या ए ने चेन्नई में क्राइम किया और सर्टेन डे पे, एंड ये भी एक फैक्ट है कि ऑन दैट डे ए जो था वो लद्दाख पे है। तो ये रेलेवेंट हो जाएगा कि अगर वो लद्दाख में था तो चेन्नई में आकर के उसने कैसे क्राइम किया। ठीक है, तो यही होता है सेक्शन 9, यही कहता है कि वैसे फैक्ट जो ऐसे तो ये लद्दाख में रहे चाहे बैंगलोर में रहे, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, ये बात कहाँ से रेलेवेंट है। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या उसने चेन्नई में क्राइम किया, तो ये लद्दाख में था, ये बात रेलेवेंट हो जाएगा। क्योंकि जब वो लद्दाख में था तो वो चेन्नई आएगा कहाँ से और क्राइम कैसे करेगा, क्योंकि डिस्टेंस इतना दूर है कि वो हाईली इम्प्रॉबेबल, इम्पॉसिबल हो जाएगा उसके लिए ये कमिट करना। तो यही होता है, ज़्यादातर लोग यही यूज़ भी करते हैं केसेस में ना कि हाँ, एक मूवी था जो आप लोग में से मुझे नहीं पता कितने लोगों ने देखा है, दृश्यम मूवी था, उसमें ये पूरा प्ली ऑफ एलिबी को दिखाया हुआ है। प्ली ऑफ एलिबी का मतलब क्या होता है? एल्सवेयर, मतलब मैं वहाँ पे था ही नहीं। उस मूवी का स्टोरी ये था कि जो मर्डर कर देती है उसकी बेटी और माँ मिलके, तो जो हीरो रहता है वो पूरे दिखाता है कि नहीं, वो जिस टाइम ये सारा मर्डर हुआ वो वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं था और सच में वो बच जाता है इससे। तो ये मूवी था, उस पर दृश्यम उस मूवी का नाम है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं जो कि है फैक्ट टेंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रिलेवेंट इन सूट्स फॉर डेंजर्स। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो है ना, ये सेक्शन सिर्फ सिविल केसेस पे अप्लाई होता है। इस बात को याद रखना है कि ये जो सेक्शन 10 है ये किस पे अप्लाई करता है? ये सिर्फ सिविल केसेस पे अप्लाई करता है। ओके, ये क्या कह रहा है? इन सूट इन विच डैमेजेस आर क्लेम्ड, जिसमें डैमेजेस क्लेम किया जा रहा है, एनी फैक्ट विच विल इनेबल द कोर्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डैमेज विच दॉट टू बी अवॉर्डेड इज रेलिवेंट। ठीक है, अगर किसी भी सूट में कंपनसेशन के किसी को चाहिए, कोई भी डैमेज क्लेम किया गया, तो फैक्ट जो इनेबल करेगा कोर्ट को ऐसे फैक्ट कि हाँ वो अमाउंट बताए, कितना अमाउंट लगेगा, कितना अमाउंट देना चाहिए कंपनसेशन में, तो वो फैक्ट्स भी रेलेवेंट
रेलेवेंट हो जाएंगे और ये सेक्शन जो है वो सिर्फ सिविल केसेस में अप्लाई करता है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलेंगे। आज हम लोग ना एडमिशन से पहले तक के सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडमिशन करेंगे, क्योंकि एडमिशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको और अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा उसको करने में। नेक्स्ट सेक्शन जो है फैक्ट्स रिलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन अ क्वेश्चन। वैसे फैक्ट भी रिलेवेंट हो जाएंगे जब राइट और कस्टम जो है वो क्वेश्चंस में होंगे। राइट और कस्टम्स मतलब जो भी रीति रिवाज रहते हैं जिसमें ऐसे फैक्ट जो रीति रिवाज पे क्वेश्चन करता है वो रिलेवेंट हो जाएंगे। कोई भी ट्रांजेक्शन बाय विच राइट एंड कस्टम इन क्वेश्चन वॉज क्रिएटेड, क्लेम्ड, मॉडिफाइड, असर्टेड और डिनाइड, वो सारे भी रेलेवेंट हो गए। और ऐसे जो भी पर्टिकुलर्स हैं जिसमें राइट एंड कस्टम को क्लेम किया जा रहा है, एक्सरसाइज किया जा रहा है, तो वो भी जो है रेलेवेंट फैक्ट हो जाएंगे। सेक्शन 11 में बस इतना याद रखना है कि राइट एंड कस्टम अगर क्वेश्चन में होंगे तो वैसे फैक्ट भी रेलेवेंट फैक्ट होंगे। ओके, चलते हैं जो कि है फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और बॉडली फीलिंग। ऐसे फैक्ट जो कोई भी स्टेट ऑफ माइंड को शो कर रहे हैं, जैसे कि इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इल विल, गुड विल टुवर्ड एनी पर्टिकुलर पर्सन, या फिर कोई स्टेट ऑफ बॉडी या बॉडली फीलिंग को कह रहे हैं। मतलब कि अगर कोई भी स्टेट ऑफ माइंड या स्टेट ऑफ बॉडी या बॉडली फीलिंग के बारे में कोई भी बात होता है तो वो रेलेवेंट हो जाता है। स्टेट ऑफ माइंड क्या हो गया, कोई स्पेसिफिक फीलिंग हो गया, कुछ स्पेसिफिक नॉलेज हो गया, ठीक है, तो वो सारा चीज़ रेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है, फैक्ट रिलेवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिलेवेंट स्टेट ऑफ माइंड मस्ट शो दैट द स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट नॉट जनरली बट इन रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। मतलब ये शो करना चाहिए कि वो स्टेट ऑफ माइंड जो है ना वो जनरली ना हो, स्पेसिफिकली हो। मतलब कि मैं एक इलस्ट्रेशन देती हूँ कि ए ने कहा कि एक पर्टिकुलर पेपर के बारे में सिर्फ बी को पता है, तो अब इसका जो स्टेट ऑफ माइंड है, जो नॉलेज है कि ये बी को ही पता है, तो वो तो बी ही बता पाएगा ना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो भी फैक्ट्स हैं कि बी को पता है ये बात और वो सिर्फ बी ही जानता है, तो ये एक रेलेवेंट फैक्ट हो गया। समझ आ रहा है, जो भी फैक्ट ऐसा स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी या बॉडली फीलिंग क्या, जो भी आपका नॉलेज हो गया, गुड फेथ हो गया, गुड विल हो गया, ये सब कुछ बताता हो तो वो सारा चीज़ जो है रेलेवेंट हो जाएगा। और सेकंड जो है ये एक्सप्लेनेशन वो इम्पॉर्टेंट है कि प्रीवियस कन्विक्शन की बात करता है। सेकेंड वाला जो है कि अपॉन द ट्रायल ऑफ अ पर्सन अक्यूज ऑफ अ ऑफेंस द प्रीवियस कमिशन बाय द अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस इज रेलिवेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन। द प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ सच पर्सन इज ऑल्सो अ रेलिवेंट फैक्ट। ये बात भी रेलिवेंट है कि वो पहले भी जेल जा चुका, उसने पहले भी कोई क्राइम किया। अगर तो दोबारा कोई क्राइम कर रहा है तो उसका जो प्रीवियस कन्विक्शन है ये जो होगा एक रेलेवेंट फैक्ट होगा। ठीक है, ये क्लियर है। इसके इलस्ट्रेशंस भी है, तो इसके इलस्ट्रेशन हम लोग देख लेते हैं। ओके, इसमें क्या है, ए इज अक्यूज ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग देन टू बी स्टोलन। ये जो है वो अक्यूज है कि वो स्टोलन गुड्स रिसीव कर रहा है और वो जान रहा है ये चोरी का प्रॉपर्टी है। इट इज़ प्रूव दैट ही वॉज इन अ पोजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोलन आर्टिकल्स। ये भी प्रूव किया गया कि उसके पास कुछ पर्टिकुलर स्टोलन आर्टिकल्स है, उसके पोजेशन में उसके पास है। द फैक्ट दैट एट द सेम टाइम ही वॉज इन अ पोजिशन ऑफ मेनी अदर स्टोलन आर्टिकल्स। और ये भी फैक्ट ये है कि सेम टाइम पे उसके पास और भी अदर चोरी की चीज़ें हैं। तो ये वाला बात है ना कि उसके पास पहले से ही और चोरी की चीज़ें हैं, ये भी एक रेलेवेंट फैक्ट है, क्योंकि ये उसके हैबिट को शो कर रहा है ना कि उसके एक नेचर है, उसका एक बॉडली फीलिंग, स्टेट ऑफ माइंड है कि वो चोरी करता है और चोरी की चीज़ों को अपने पास रखता है। तो ठीक है, ये इसको क्लियर हो गया आप लोगों को ये सेक्शन 12 कि जो भी फैक्ट ऐसा कुछ शो करे आपके बॉडली फीलिंग्स को एंड स्टेट ऑफ माइंड को, वो भी रेलेवेंट होते हैं। इसमें बहुत सारे आपके इलस्ट्रेशन है जो आप लोगों को एक बार रीड कर लेना है। ओके, या अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं जो है सेक्शन 13। सेक्शन 30 क्या कहता है, फैक्ट्स बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वॉज
एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। बहुत सारा तो हेडिंग से ही समझ आ जाता है। ऐसे फैक्ट्स जो क्वेश्चन में हो, क्या कि वो एक्सीडेंटल है कि इंटेंशनल है, क्या वो गलती से हो गया या फिर वो जानबूझ के हुआ, ठीक है, और डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन, या फिर उसके पास कोई पर्टिकुलर नॉलेज था या इंटेंशन था। तो ये सारा कुछ फॉर्म्ड पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ सिमिलर ऑकरेंस, मतलब सिमिलर मतलब एक चीज़ हो रहा है उसके बाद नेक्स्ट कुछ हो रहा है, उससे सिमिलर होना चाहिए, आपस में कुछ कनेक्टेड होना चाहिए, तो वो सारे फैक्ट भी रेलेवेंट फैक्ट हो जाएंगे। इसके इलस्ट्रेशन क्या है? ए इज़ अक्यूज ऑफ बर्निंग डाउन हीज हाउस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मनी फॉर विच इट इज़ इंश्योर्ड। मतलब इंश्योरेंस कंपनी हम लोग लेते हैं और उसमें होता है ना कि हाँ कुछ हुआ तो हम पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगा, तो ए ने अपने ही घर को जला दिया इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने के लिए। फैक्ट ये भी है कि ए ने सेवरल हाउसेस के साथ ऐसा ही किया कि वो ए लिव्ड इन सेवरल हाउसेस सक्सेसिवली, ईच ऑफ इज ही इंश्योर्ड इन ईच ऑफ विच अ फायर ऑकर। मतलब वो जिस भी घर में रहता था उसके और भी सिवरल हाउसेस थे जिसमें वो यही काम करता था, उसमें इंश्योरेंस लेता था और उसमें आग लग जाती थी। विच फायर्स ए रिसीव पेमेंट फ्रॉम द डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी आर रेलेवेंट। तो ये बात कि वो और भी सारे इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लिया है ये भी रेलेवेंट है, और उन सब में आग लग जाती थी, वो एक्सीडेंटल नहीं है, वो इंटेंशनल है। तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन 14, वो क्या कहता है? एग्जिस्टेंस ऑफ द कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रिलेवेंट। मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन ये रहेगा कि एक पर्टिकुलर एक्ट जो है वो क्या कोर्स ऑफ बिजनेस में है? कोर्स ऑफ बिजनेस में है मतलब क्या वो रेगुलर रूटीन में है, तो वो भी रेलेवेंट है। ऐसे एक्शन जो कि रेगुलर रूटीन में, कोई सुबह उठता है फिर चाय पीता है फिर वॉक पे जाता है, ये उसका रेगुलर रूटीन है, तो ऐसा कोई भी एक्ट जो कि रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में होगा तो वो भी एक रेलेवेंट फैक्ट होगा। इसका इलस्ट्रेशन देखिए। द क्वेश्चन इज़ वेदर पर्टिकुलर लेटर वॉज डिस्पैच। यहाँ पे फैक्ट नीचे हुए कि एक पर्टिकुलर लेटर जो है वो डिस्पैच हुआ कि नहीं हुआ। अब फैक्ट यहाँ पे ये भी है कि एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है कि सारे लेटर्स जो हैं पुट इन अ सर्टेन प्लेस टू बी कैरिड टू द पोस्ट, वो एक सर्टेन प्लेस पे रखाता है ताकि वो पोस्ट से जाए। तो पर्टिकुलर लेटर वॉज पुट इन दैट प्लेस, ये भी तो एक रेलेवेंट है क्योंकि एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में है, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कि हाँ रोज़ तो यहाँ पर ही सारा लेटर्स रखाता है पोस्ट होने के लिए, तो जो एक पर्टिकुलर लेटर है वो भी उसी जगह पे होगा। ये फैक्ट एक रिलेवेंट फैक्ट है। तो ये समझ आ गया। अब इसके बाद से जो है वो एडमिशन के टॉपिक स्टार्ट है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप लोगों को अगर ये पूरा क्लियर हो रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए इस सीरीज़ में। थैंक यू।